ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 26वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल की जो सिद्धि हमने की थी वो शब्द था जयति। तो अदेंग गुण की सिद्धियों में जयति शब्द बनाया हमने और इसमें जी धातु से लट लकार का प्रत्यय ला करके और गुण करके जयति को बनाया। तो इसी के समान अन्य धातुएं भी बहुत सी हैं। जैसे णीय प्रापण्य धातु से बनाएंगे तो क्या बनेगा? णीय प्रापण्य धातु से बनाएंगे तो नयति। जैसे जी जय धातु से बनाया तो जयति, णीय प्रापण्य से बनाएंगे तो नयति। और सबसे प्रसिद्ध और प्रथम धातु पाठ की कौन सी है? भू। भू से बनाएंगे तो भवति। अब नयति हमने बनाया जैसे जयति, तो जयति और भवति में क्या अंतर रहेगा? क्या कोई सूत्र अधिक लगना या कम लगना, क्या अंतर आएगा बताइए? जयति और भवति में जितने सूत्र जयति में लगे हैं, क्या भवति में उतने ही सूत्र लगेंगे या उससे कम लगेंगे या उससे कोई कुछ अधिक लगेंगे? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अनुबंध तो नहीं है कोई। तो जी में भी कोई अनुबंध नहीं था, भू में भी कोई अनुबंध नहीं है, तो अनुबंध वाला भी कोई सूत्र कम या बढ़ नहीं होना है। और रही बात गुण की, तो गुण करने के लिए जो सूत्र हमने जयति में लगाया था, सार्वधातु का अर्ध धातु का योग हो, तो वो सूत्र तो इगंत अंग को गुण करता ही है और इगंत अंग जी भी है और भू भी है, तो इगंत अंग दोनों है, तो सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और गुण में आएंगे जब अ ए ओ तीन, तो वहां हम इनको छांटने के लिए स्थानीय अंतरतमः लगाएंगे। तो स्थानीय अंतरतमः तो हमने जयति में भी लगाया था, वहां ई के स्थान में ए सदृशतम मिल पाया। तो ऊ के स्थान में जब देखेंगे सदृशतम कौन सा होगा तो ओ बन जाएगा, ओ मिल जाएगा, परंतु सूत्र में तो अंतर नहीं आया। देखना यह कि सूत्र में अंतर आया कहीं पर क्या? अब जयति में जब ए बन गया जे अ ती, और वहां अय आदेश करने के लिए सूत्र आया एचो यवा यावह, लेकिन वो तो चार चार काम करता है, वो ओ को अव भी करता है, तो यहां भी काम करेगा भवति में भी, तो यहां भी सूत्र में अंतर नहीं आया। तो एक भी सूत्र न कम न अधिक। बस ये ध्यान रखना है कि वहां ए को अय हुआ है और यहां ओ को अब हुआ है। और दूसरा क्या ध्यान देना है कि वहां गुण करते समय ई को गुण ए हुआ है और यहां ऊ को गुण ओ हो जाएगा, हैं दोनों ही गुण। तो इन दोनों उदाहरणों को देखें यदि हम, जयति और भवति, और पीछे हमने चेता देख लिया था। तो चेता और जयति में तो चेता में भी ई को गुण ए हुआ था, जयति में भी ई को गुण ए हुआ है। भवति में ऊ को ओ हो गया है और गुण है कितने? कौन कौन से?
अ ए ओ हमने कितनों का प्रयोग कर लिया? दो का। कौन कौन से? ए और ओ। अभी अ का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आज हम लेंगे अ का उदाहरण, और अ का उदाहरण है पचंती। पचति पचतः पचंती। पच धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, पकाते हैं। आप कह सकते हैं कि हमने पचंती क्यों लिया, पचती क्यों नहीं ले लेते? हैं? वो तो भक्ति की तरह हो जाता है। क्यों? इसमें कौन सा ए को अ और ओ को अव या ई को गुण ए या ऊ को ओ? इसमें कहाँ धातु पच है? ये तो इसमें ई और ऊ कहाँ रखे हैं? भगवती के समान कैसे हो जाएगा ये? हमें तो उदाहरण लेना है अ का। तो पचती में चा में अ है, पचंती में भी चा में अ है, तो इसी को ले लेते हैं, आएगा समझ में थोड़ी देर में। मूल धातु पकड़ो पहले, क्या है? डुपचश। डुपचश पाके, ये अर्थ हो गया इसका पाके। ये धातु पाठ में मिलेगा, ज्यों कहते हैं वैसे ही। सबसे पहला कार्य धातु संज्ञा, दूसरा कार्य अनुबंधों को हटाना। तो अनुबंध कौन कौन सी हैं इसमें? ये शकार। संक्षेप में कर लिया करो कार्य, अब ये विस्तार तो बहुत पीछे हो चुका है अब। और डू किससे हटेगा? आदिर ईंटू डवह, क्योंकि जहां दो दो वर्णों की संज्ञा करने वाला सूत्र एक ही है इस संज्ञा के प्रकरण में। अन्य सारे सूत्र एक एक वर्ण की संज्ञा करते हैं, और ये अकेला ही सूत्र ऐसा है जो दो दो को पकड़ता है एक एक साथ, है डबल बार करता है ये। तो इसने पूरे डू की एक संज्ञा कर दी, ये भी गया। अब ये एक और है इसमें, उसका भी नंबर आएगा। ये जो चा में है या ये ऐसे है, ये जैसे भज सेवायाम भागा बनाया था, ये भी हटेगा। ये किससे हटेगा? किससे संज्ञा करेंगे? एक ही सूत्र है जो अचों की संज्ञा करता है, उपदेशे जननासिकयित। तो ये तो प्रकरण आपका पक्का हो गया होगा, मुझे जहां तक अनुमान है पक्का हो गया होगा ना। इस संज्ञा का प्रकरण पूरा समझ में आ गया है। तो 3 अनुबंध निकले इसमें। अब ये सब धो धा के साफ करके क्या बचा हमारे पास में? पच। ये ठीक है। अनुस्वार के आप लिए हलंत आ जाएगा गुरुजी? जब इसमें से स्वर निकल गया, अच निकल गया। अच्छा, अनुस्वार अच्छा, अनुस्वार अच नहीं है, ये अच है। ये इसको अनुस्वार नहीं कहते, अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक, अच्छा। यानी कि सानुनासिक अच है ये। अनुनासिक किसी में रहता है, अकेले नहीं आता है ऐसे। ये स्वरों के धर्म हैं, अचों के। केवल 3 व्यंजन हैं जिनके धर्म बनते हैं ये। 3 व्यंजन भी ऐसे हैं जिनके धर्म बनते हैं ये। अनुनासिक धर्म 3 व्यंजन, और बाकी ये स्वरों में आएगा। नाम तो अनुनासिक अलग है, एक संज्ञा भी है अनुनासिक, मुखनासिका वचनोनुनासिका। तो वहां तो ङ या ण इन सबका नाम अनुनासिक है। लेकिन ये अनुनासिक एक वर्ण के रूप में भी है, और ये धर्म के रूप में आता है। या तो अचों में लगता है ये, और 3 व्यंजन है ऐसे, या व ल। तो ये जो है या व ल ऐसे भी होते हैं ये, और बाकी ये अचों का धर्म बनता है। ठीक है। हाँ, वहां करेंगे तो वो क में जो अ है वो है सानुनासिक, क नहीं। मैंने जो यहाँ वहां न बोले हैं ये हलंत करके लिखोगे तब, हल करके लिखोगे तब। जैसे ये लिखा हमने या, और ये लगा दिया ऊपर ऐसे। तुमने क ऐसे नहीं लिखा था, ऐसे करके और फिर ऐसे। ये होगा, समझ आ गई नहीं? तुमने लिखा था ऐसे। अब भेद आ गया समझ में? तो इसमें कैसे पढ़ेंगे? ये तो कहीं जुड़ेगा आधा या तब पता लगेगा। जैसे
संयम। तो या को डबल करके और नहीं, अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र है ना। तो परसवर्ण जब करते हैं तो आगे वाला वर्ण देखते हैं, तो उस जैसा लाना है हमें। तो ये यह वाला 3 में ही मिलता है। ये वर्ण शिक्षा नहीं पढ़ी तुमने, उसमें दिया हुआ है यह वाला। अच्छा, ये इसमें जो मंत्र पढ़ते हैं अपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में, तो उसमें भी ऐसे कुछ यही। हाँ, तो दिए हैं तो बोलना उसको। ऋग्वेद के मंत्र, यजुर्वेद के मंत्र, सामवेद के अलग अलग परिपाटी है इनकी बोलने की। सब में नहीं लगाते हैं ये। तो यहाँ हाँ, ये हट गया अच, रह गया पच। अब धातु हो के अधिकार में, जैसे हमने जयति में लट लकार लिया था, ऐसे ही यहां पर धातु के अधिकार में वर्तमाने लट, इसे लट प्रत्यय आ गया। और लट ला करके अब क्या करेंगे, फिर अनुबंध तुरंत हटा देंगे। टकार गया, ल का अ भी गया, क्या बचा ल। अब ल के स्थान में लस्य के अधिकार में तिप्तसी आदि। अब मैं विस्तार नहीं करूंगा। क्या ले आए हम, झी। अब तक हम एक वचन का प्रत्यय लाते रहे हैं, और यहां हम कौन सा लगाएंगे सूत्र। अब जब वचन लाएंगे तब बहुषु बहुवचनम, और पीछे के सारे सूत्र वही लगने हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। पुरुष का सूत्र वही है, शेषे प्रथमः। तो बहुषु बहुवचनम से ल के स्थान में आ गया झी। अब ये झी प्रत्यय कैसा है, नाम क्या है, वही 2 नामों में से एक नाम पकड़ना है। क्या नाम है, सार्वधातुक। क्यों, क्योंकि ये तिंग के अंतर्गत आ रहा है। और लट लकार जो लाए थे हम, ये लह कर्मणि से भावे चा कर्म के भ्य से कर्ता में लाए थे। तो कर्ता में लकार ला करके सार्वधातुक संज्ञा भी कर ली इसकी। तो ये प्रत्यय कैसा हो गया, कर्तावाची सार्वधातुक। और ऐसा प्रत्यय यदि परे हो तो धातु से उत्तर शप प्रत्यय हो जाता है। सूत्र कर्तरी शप। तो कर्तरी शप से शप आ गया, और शप का क्या बचेगा, अ। इधर हो गया पच। ये अ किसका है, शप का। शप का है कि नहीं है, सुकामा जी बोला करो ना, तो फिर पूछते क्यों नहीं। शप में से शकार हट गया, लशकवत अदित्य से। पकार हट गया, हलंतम से। क्या नहीं समझ में आ रहा। अनुबंधों को तो आपने कहा कि मुझे इस संज्ञा का पूरा अभ्यास हो गया। इस संज्ञा का ध्यान रखा करो। जब भी अनुबंध शब्द बोलूं मैं, तुरंत समझ जाओ कि हाँ इस संज्ञा की बात हो रही है। तो शब का अ बचा है, ये पच अ झी। अब ये जो है झी को मान करके ये पीछे का क्या है, अंग, अंग संज्ञा। तो अंगस्य के अधिकार में पहुंच जाएंगे। अंगस्य के अधिकार में निकालो 7वें अध्याय का पहले पाद का ही तीसरा सूत्र। छोटा सूत्र है झोंतः। झह अंतः। झह क्या है, ये षष्ठी का एक वचन। तो षष्ठी का एक वचन है तो मूल शब्द क्या बनेगा, झकार। एक वर्ण बोलो तो कार के बिना बोलो ही मत, अभ्यास बना लो अपना बिल्कुल। अगर झ बोलेंगे हम 2 वर्ण आ गए इसमें, झ और अ। और ऐसा यदि हम मूल वर्ण बोलेंगे झ, तो षष्ठी बनेगी इसकी झस्य। नहीं, झ से तो षष्ठी का बनेगा। मूल कहां हुआ फिर, मूल कहते हैं व्यक्ति को हटा करके।
मूल शब्द का अर्थ होता है विभक्ति हटा करके, शुद्ध शब्द बिल्कुल। और यहां हमारा शब्द है विभक्ति वाला झह, ये षष्ठी का एक वचन है। इसका मैंने कहा था मूल क्या बनेगा, फिर आपने झ बोल दिया, केवल झकार, झकार। तो अर्थ क्या होगा षष्ठी का, झ का अर्थ क्या हो गया, के स्थान पर, झकार के स्थान में, और अंतः में है प्रथमा, क्या अर्थ हो गया, अंत आदेश होता है। ये बुद्धि में लिखो ना कांपी के बजाय, इसमें क्या लिखना क्या है आपको, सूत्र का अर्थ समझ रहे हैं केवल हम, सूत्र का अर्थ सूत्र सामने है ही आपके, झोंतः, इसको समझना है, इसका अर्थ कैसे करेंगे। लिखी बात वो जाती है जो सूत्र में न हो, वो लिख लेना। तो सूत्र में झ है तो झ मत लिखो, सूत्र में अंत है तो अंत मत लिखो, जो सूत्र में है वो सूत्र में ही रहने दो उसको। हाँ, झोंतः सूत्र इतना लिख लो अगर लिखना है कि भैया लगा है यहां पर, लेकिन अर्थ क्या है उसका ये नहीं लिखना है, ये सूत्र में ही समझना है आपको। अर्थ कभी लिखा नहीं जाता, क्यों, क्योंकि सूत्र स्वयं बता रहा है मेरा अर्थ ये है, लिखना क्या है उसमें। सूत्र स्वयं बताता है अपने अंदर आई हुई विभक्तियों का सहारा लेकर के कि ये मेरा अर्थ है। तो छात्र पूछता है मैं कैसे पता लगाऊं तुम्हारा ये अर्थ है, तो सूत्र क्या कहेगा कि मेरे अंदर विभक्तियां देख लो कौन कौन सी हैं शब्दों में, और वही नियम चल रहा है सर्वत्र, वही अर्थ करेंगे हम। षष्ठी का पता लग गया, प्रथमा का पता लग गया, तो के स्थान में प्रथमा है वहां होता है बोल दो भवती, तो झकार के स्थान में अंत आदेश होता है। अब इसमें जो अंतः, ये प्रथमा का एक वचन, तो यहां मूल शब्द क्या है, भगवंतः ऐसे उठाया, अंतः। बालकः बोला मैंने, मूल शब्द क्या है, बालक। तो क्यों आप जल्दी क्यों उत्तर दे दिया अब यहां पर, और वहां क्यों उलझन आ रही है, भगवंतम क्यों पहुंच गए। मैंने कहा अंतः प्रथमा का एक वचन, मूल शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है, अंत। जरा सी बात नहीं पकड़ में आ रही है। अरे बालकः में जब बालक पकड़ लिया हमने मूल शब्द, केवल विसर्ग को तो हटाना है, केवल बालकः में क्या हटाया हमने, आपने मूल पकड़ा तो बालक, विसर्ग हटा दिया, तो अंतः क्या है मूल, अंत अकारांत यानी के। तो इसमें जो अकार है त में अ, ये उच्चारण के लिए है, ये उच्चारण के लिए है। क्यों बताया मैंने कि आदेश हम जब करेंगे झकार के स्थान में, तो ये आदेश कैसा है, ये ऐसा है, ये अब आ गया समझ में। इसलिए मैंने कहा उच्चारण का है ये आकार, उच्चारण के लिए, क्योंकि इसके आगे आप सुप्रत्यय लाओगे तो ये बोलने में नहीं आएगा शब्द, फिर ये हलंत के आगे सु का लोप हो जाता है। तो झोंत, झोंत तो थोड़ा सरल लग रहा है, झोंतः कितना अच्छा लग रहा है बोलने में। तो उच्चारण के लिए पाणिनि ने इसमें आकार डाल दिया है, ये आकार इसका स्वरूप नहीं है। इनके आदेश हम ये करेंगे, आदेश वो नहीं करेंगे, आकारांत आदेश नहीं करेंगे कि सूत्र में हमने आकारांत देख लिया आकारांत आदेश करने लगे, ऐसे नहीं होगा। आदेश करेंगे हलंत, ठीक है। तो इतना लेट क्यों हो जाती है, अरे वो रास्ते से गई थी, फिर वो वहां पानी में फिर लौट के इधर से, और मैं 6:15 से आया हुआ हूं यहाँ पर, मुझे ना कोई रास्ता बाधा डालता है ना कोई डालता है बाधा। तो अंत जो है यहां पर, ये आदेश हलंत हो गया, और किसके स्थान में किया हमने, झकार के स्थान में। अंगस्य का अधिकार चल रहा है, उसको तो हमने छुआ ही नहीं, तो कैसे करेंगे अर्थ, अब आप बताओ। अंग संबंधी, क्योंकि अंग ये है या ये पूरा है, ये है अंग, ये तो अंग नहीं है, आदेश कर रहे हैं इसको। तो अगर हम विभक्तियां देख करके और ऐसे ही अर्थ करने लगे तो दो में षष्ठी मिलेगी, अंगस्य और झ। तो सामने एकदम सामान्य रूप से अर्थ क्या निकलेगा मुख में से, अंग के झकार के स्थान में, ये तो अर्थ निकलेगा, अंग के झकार के स्थान में। तो ये अंग होना चाहिए तब उसका झकार बनेगा, ये अंग के, ये पूरा अंग और उसका झकार, लेकिन ये तो अंग है ही नहीं। तो यहां जो शैली है ये 3 सूत्रों में, जैसे युवोर्नाको पहला वाला, फिर आयने ये नहीं है ये,
और झुवंतः। ऐसे कुछ आगे और भी हैं। इनमें जब अर्थ करते हैं हम तो अंग संबंधी करते हैं, यानी कि अंग तो इतना ही है लेकिन अंग से संबद्ध जुड़ा हुआ है, क्योंकि झी प्रत्यय अंग के ही तो आगे है ये, तो संबंध कुछ तो जुड़ ही रहा है भाई, इसके पास में है, इसके आगे आया हुआ है, संबंध हो गया नहीं हो गया। तो ये अंग संबंधी, अंग संबंधी झकार के स्थान में ऐसे अर्थ करेंगे। अंग संबंधिनः, षष्ठी यहां भी आ गई, केवल हमने संबंधी शब्द को बढ़ाया है, उसमें केवल विभक्ति वही रखेंगे षष्ठी। तो अंग संबंधिनः झकारस्य स्थाने अंतादेशो भवति, ये इसका अर्थ हो गया। अब ये सूत्र आप बताओ कहां कहां लग सकता है ये झकार आपको तिप तस झी यहां मिलेगा, त आताम झ आत्मनिपद के जो प्रत्यय आते हैं वहां भी मिलेगा, और भी कहीं आ सकता है। उणादि कोश में आता है एक झच प्रत्यय, झच झच वहां मिलेगा, जहां ही मिलेगा झकार वहां ये अंतादेश कर देगा। अब ये अंतादेश झकार को हुआ है या झी को? झकार को। तो कैसे लिखूं मैं? ये हो गया, और क्या रह गया इसमें? किधर लिखूं, इधर या इधर? क्यों, ये मात्रा किधर लगी है? संदेश तो इधर लिखेंगे ना। देखो ये है, अब समझ में आ रही है ना इसके। अब मात्रा भले ही हमें यहाँ पहले दिख रही है लेकिन ये ई झ के आगे ही है। अगर ये हम पहले मान लें ई को तो कैसे बोलेंगे? इज, और बोल क्या रहे हैं? झी। तो झी में अंत में क्या निकल रहा है मुख से? झी ई अंत में आ रहा है नहीं, तो ये आगे आएगा। और आगे आ रहा है तो हम इसको यूं भी तो कर सकते हैं। ये हो गया नहीं? घुस गया इसमें? नहीं हो गया। अब इतना करने के बाद अब स्थिति क्या है ये देखो, दिख रहा है सबको? साफ दिख रहा है? अब स्थिति है पच अ अंति। हमने पचती क्यों नहीं लिया था वो अब समझ में आएगा धीरे धीरे। अगर पचती लेंगे तो लट के स्थान में कौन सा प्रत्यय आएगा? तिप। और यहां क्या स्थिति बनेगी? पच अ ती मिला के लगा यहां पर अदेंगुणा, कुछ नहीं भाई, चा में अ जोड़ना ही है, ये आगे अ है नहीं, यहां दो अ हो गए हैं। अब यहां कुछ ना कुछ उथल पुथल मचेगी, इसलिए पचंती उदाहरण लिया था। अब यहां दो अ हैं और दो स्वर, दो अच आमने सामने आ जाएं तो भाई चेतन के समान माना गया है ना स्वरों को, और चेतन प्राणी दो बैठे हों तो कुछ ना कुछ तो होता है वहां। भाई मित्र बनेंगे, दुश्मन बनेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मिलेंगे, कुछ तो होगा। और आपने दो चप्पलें बाहर उतार दी हैं, इन दोनों में है कुछ, कर रहे हैं दोनों आपस में, जड़ है ये। तो व्यंजन आसपास में आ जाते हैं तो कुछ नहीं करते ये, इन्हें कोई मतलब ही नहीं किसी से। जैसे बड़े बड़े शहरों में एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से मतलब ही नहीं है, सबकी संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं। खास करके धनी लोगों में, बड़े बड़े शहरों में है, उससे पूछो आज पड़ोस में कौन रहता है, हमें क्या पता कौन रहता है, होगा कोई। तो ऐसे ही ये जड़ पदार्थ, इन्हें कोई लेना देना नहीं किसी वस्तु, हमारे पास में क्या है, कुछ नहीं। लेकिन चेतन है ये ऐसे नहीं रह पाएंगे, ये या तो मिलेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो यहां मिलते हैं ये। अब मिलने में क्या है, वही संधियों का नियम चलता है। एक पूर्व प्रयोग का अधिकार है, निकालो छठे अध्याय का प्रथम पाद। तो ये अ और ये अ, ये दोनों आपस में इनका सन्निकर्ष है, मध्य में कुछ भी नहीं है इनके।
तो परः सन्निकर्षः संहिता, अत्यंत सन्निकर्ष जहां होता है उसे संहिता कहते हैं। तो यहां जो स्थिति है इन दोनों के मध्य की, इसका नाम हो गया संहिता। इसलिए संहितायाम के अधिकार में पहुंचेंगे। मिल गया संहितायाम सूत्र दूसरे कॉलम में, आधे से नीचे की ओर मिल गया। तो इसके अधिकार में सूत्र आगे आ रहा है अकः सवर्णे दीर्घः, तीसरे कॉलम में 97 संख्या पर। यह सूत्र अभी लग रहा है, लगाना नहीं है, इसकी प्राप्ति दिखाई जा रही है। ठीक है ना। प्राप्ति इसलिए दिखाते हैं कि जब सूत्र की शर्त पूरी मिल रही हो, वो अपना काम करने आएगा। और सूत्र ये कहता है कि मैं तो अपना काम करने जा रहा हूं, किसी को कोई रोकने वाला हो तो मुझे रोक के दिखा दे। हालांकि उसका विरोध नहीं करेगा, रोकने वाला आएगा तो बड़ी सरलता से मान जाएगा, ठीक है भाई मैं आपकी बात मानता हूं, मैं रुक जा रहा हूं। जिद नहीं करेगा, उससे झगड़ेगा नहीं। लेकिन वो ये कहता है कि बिना रोकने वाले के मैं नहीं रुकने वाला। वो रुकने वाला आना चाहिए सामने, तब तो रुक जाऊंगा मैं, लेकिन ऐसे नहीं रुकूंगा मैं। तो अभी रोकने वाले को हम नहीं ला रहे, ये चल पड़ा अपना काम करने के लिए। लेकिन कैसे चलेगा तो इसका अर्थ पता करना होगा हमें। अकः सवर्णे दीर्घः, अकः में पंचमी, अक से उत्तर, यह है पहला। देखो यह है अक, ये अक में आ गया, अक से उत्तर। इतनी बात पूरी हो गई। सवर्णे सूत्र में शब्द है, अचि पीछे से आ रहा है, कहां से? इको यणचि, दूसरे कॉलम में नीचे इको यणचि से अचि आ गया, दोनों में सप्तमी है। सवर्णे अचि, सवर्ण अच परे रहते, सप्तमी है ना ये। तो सवर्ण अच परे है ये, जैसा ये वैसा ही तो है ये। सवर्ण, सवर्ण किसे कहते हैं? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जिनका स्थान, उच्चारण का स्थान और प्रयत्न, संदेश थोड़ा देखो, उच्चारण और प्रयत्न का स्थान दोनों जिनके समान हो। उच्चारण का स्थान कंठ, इसका भी कंठ, प्रयत्न इसका भी विवृत, इसका भी विवृत। ठीक है, ये दोनों सवर्ण हो गए। तो अक से उत्तर, सवर्ण अच परे रहते। अब इसमें अधिकार आ रहा है एकः पूर्व परयोः, तृतीय कॉलम में ऊपर की ओर है सूत्र, एकः पूर्व परयोः। तीसरा कॉलम, वो चौथा देख रही है, एकः पूर्व परयोः। पूर्व और पर षष्ठी है ये, दोनों के स्थान में एकः में प्रथमा है। उधर सूत्र में प्रथमा को किसमें है? अकः सवर्णे दीर्घम प्रथमा है, तो एकः को दीर्घ के साथ जोड़ दो। पूर्व और पर दोनों के स्थान में, पूर्व क्या है? अ, पर क्या है? अ। दोनों के स्थान में एक आदेश होगा, कौन सा? दीर्घ। फिर करो सूत्र का अर्थ, अकः सवर्णे दीर्घ का अर्थ कर रहे हैं हम, अक से उत्तर, ये पहला वाला अ हो गया। सवर्ण अच परे रहते, सवर्ण अच क्या है? अ, दूसरा वाला। पूर्व और पर दोनों के स्थान में है एकः दीर्घः, एक दीर्घ आदेश होगा। अब इन दोनों का दीर्घ क्या बनता है? आ। ये आने लगा, आने लगा कि नहीं? अब सूत्र कहता है मुझे रोकना है तो रोक लो, मैं तो अपना काम करूंगा। अब रोकने वाला आ गया, तैयार है वो भी। तो रोकने वाला इसके ऊपर ही है सूत्र आपका, थोड़ा सा अतो गुणे दिख रहा है। अब ये कैसे रोकता है, ये आप अभी तक आपने देखा होगा कि अपवाद सूत्र उत्सर्ग के आगे आते हैं, बाद में। रोकने वाला सूत्र बाद में ही तो आएगा, यहां पहले ही आ गया है। तो ऐसे भी आपको स्थल मिलेंगे बहुत से, इन्हें कहते हैं पुरस्ताद अपवाद। पुरस्ताद माने पहले आई हुए अपवाद।
तो कैसे बनेगा ये अपवाद, वो देखना है। अच्छा, एक चीज और, अपवाद का क्षेत्र और उत्सर्ग का क्षेत्र, इन दोनों में से किसका क्षेत्र अधिक होता है? किसी के पास 500 रुपए हैं और एक व्यक्ति आया, उसने उससे कुछ रुपए छीन लिए, मैंने कुछ बोला है, संख्या नहीं बोली है, वो कितने छीन सकता है उससे? अच्छा, सिद्धांत ये बनाना है कि छीनने वाले को ये सिखा दिया गया है सारे मत लेना, सिद्धांत मान लो ऐसा। अब वो कितने छीन सकता है? 500 से कम, 499 तक 100 के ही नोट हैं तो 400 तक। तो छीनने वाले के पास पैसे अधिक हैं या कि जिससे छीने गए उसके पास अधिक थे? तो उत्सर्ग से छीनता है अपवाद, और अपवाद को ये ट्रेनिंग दे दी गई है पहले कि सारे मत छीनना, कभी भी थोड़े से छीन लेना। तो इसलिए उत्सर्ग का क्षेत्र अधिक होता है और इसीलिए अपवाद कहलाता है। अगर अपवाद ने सारे छीन लिए तो वो सूत्र निरर्थक हो जाएगा, वो अपना काम कहां करेगा? उसका सारा क्षेत्र कोई और ले गया। और पाणिनि इतने मूर्ख है नहीं कि निरर्थक सूत्रों की रचना करते रहें और ये पेज काले करें वैसे ही हैं। निरर्थक सूत्र कोई नहीं होता है पाणिनि का, हर सूत्र का अपना अपना महत्व है। वो अलग बात है कि उसके पास अधिक था, वो थोड़ा दूसरे ने ले लिया, कोई बात नहीं, बंटवारा चलता ही है आपस में कि ठीक है यहाँ इतने में तू काम कर ले, जो बचेगा वहां मैं काम कर लूंगा, मुझे उसने से ही संतोष है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो अकह सवर्णे दीर्घ का क्षेत्र बहुत बड़ा है। अन्य सूत्र यदि उससे कुछ ले भी रहे हैं उसे कोई आपत्ति नहीं है, उसके पास फिर भी बचेगा, संतोष है उसको पक्का पता है कि मेरे पास कुछ ना कुछ रहेगा ही, छीनने वाले मुझसे सारा कभी छीन ही नहीं सकते, उसको पूरा निश्चय है। तो अब ये छीन कैसे रहा है वो देखना है, यानी उसी के क्षेत्र में से कैसे छीन रहा है। तो ये पता हमें ऐसे लग गया कि अकह सवर्णे दीर्घ यहां लग रहा है, कोई रुकावट नहीं है उसको। अब यदि कोई अपवाद आएगा तो इसी के क्षेत्र में से छीनेगा कि ये हिस्सा मुझे दे दो, यहां मैं अपना काम करूंगा। अब अतोगुण्य का अर्थ करना है हमें, सूत्र सामने है सबके। अतः पंचमी, ठीक है, और पंचमी है तो मूल शब्द क्या है? अत, और अत मूल शब्द है तो आ के आगे तकार जोड़ा हुआ है, और तकार जोड़ते हैं तो क्या अर्थ निकलता है? जिसके आगे तकार जोड़ेंगे उतने ही का ग्रहण होगा, उसी काल वाले का। तपरस तत्कालस्य, यानी ह्रस्व के आगे तकार है तो ह्रस्व का ही ग्रहण होगा, ये अपने परिवार के अन्य साथियों को नहीं ला सकता। लक्ष्मण रेखा खींच गई, ये तकार क्या है? लक्ष्मण रेखा, इसके आगे नहीं निकलना है, ह्रस्व ही रहेगा, बस ये वही रहेगा जो है, स्वरूप से वही गृहीत होगा जिसके आगे तकार लगा दिया गया है, वो अन्य किसी भी साथी को नहीं ला सकता, अनुमति नहीं है। जैसे मेट्रो में चढ़ते हैं तो मशीन में से निकलते हैं ना, वो एक बाधा लगी होती है, कितने निकलते हैं एक बार में उसमें से? एक एक ही निकलता है बस। तो वो क्या है बाधा? तकार, वो तपर लगा दिया उसमें, एक ही निकलेगा एक बार में। तो वही स्थिति यहां पर है। तो अतः का अर्थ क्या करेंगे फिर हम? ह्रस्व आकार से उत्तर, ह्रस्व बोल दिया हमने। अब यद्यपि ह्रस्व पहले भी था अतः में, लेकिन अगर हम ता नहीं लगाएंगे दीर्घ भी आ सकता है, फिर क्या बोलेंगे? आकार से उत्तर, ह्रस्व को हटा देंगे, अब खुला छोड़ दिया ना। और अब कैसे बोलेंगे? ह्रस्व आकार से उत्तर। ये ह्रस्व बोलने का बल कहां से मिला हमें? तकार को देख करके। तो ह्रस्व आकार से उत्तर, ये अतः का अर्थ हो गया। अब गुणे को ले लो, सप्तमी आ रही है। और इसमें अची आ तो रहा है, लेकिन अच आने पर भी अच के अंदर गुण वाले वर्ण जितने आते हैं उन्हीं को तो लेगा ये। अची एको एणची से चलता है ये,
लेकिन अच में तो बहुत सारे अक्षर हैं, तो ये कितने पकड़ेगा? ये गुण वाले कौन कौन से हैं? ये भी 3 अच में आ ही रहे हैं, तो अची लाने में कोई बाधा तो नहीं आई ना। अची लाने पर भी उनमें जो गुण वाले अच हैं वो ले लेगा बस। तो अब सूत्र का अर्थ कितना बन गया? आकार से उत्तर गुण परे रहते। बस इतने पे टिके अभी हम, अभी आगे बात नहीं बढ़ाएंगे। ये सूत्र का अर्थ इतना हुआ, लेकिन पूरा नहीं बनाना अभी। अब ऊपर से लाना प्रारंभ करो। तो एक पूर्व परयो हो, ये तो चलता ही है यहां पूरे प्रकरण में, ख्यत्यात् परस्य से पहले पहले तक। तो पूर्व और पर के स्थान में पूर्व क्या है? देखो, आकार से उत्तर, ये अतः का अर्थ हो गया। गुण परे रहते, गुण परे है क्या? कहाँ है गुण? गुण कहाँ है? अ है ये तो। गुण कहाँ लिखा है? ग पे ऊ की मात्रा होना, ये कहाँ लिखा है यहाँ? गुण नाम है किनका? अ ए ओ। हम क्या संदेश बैठा है? संदेश कहाँ? ये तो शरीर है कोई, कहाँ लिखा है इसमें स न दे और श? तो नाम है, ये संज्ञा है। संज्ञा संजी का ग्रहण कराती है। तो संजी क्या है? अ ए ओ। तो एक मिल गया हमें, एक ही लेना है एक बार में। तो आकार से उत्तर गुण परे रहते, पूर्व और पर के स्थान में एक आदेश होना है कोई। तो आदेश का नाम तो बोला नहीं अभी हमने। इन एक पूर्व प्रयोग लाने के बाद भी अभी अर्थ पूरा नहीं बना कि एक आदेश तो करें, कौन सा करें। तो अब इसमें ऊपर से कुछ और पकड़ेंगे। एक शब्द इसमें पहले ले लेते हैं, उसके बाद फिर और भी लेंगे। एक शब्द ऊपर से लेंगे इसमें अपदांतात को। उसी अपदांतात सूत्र है इसके ऊपर, उस अपदांतात मिल गया। इसमें से लेना है हमें अपदांतात। कौन सी व्यक्ति है? पंचमी। तो पंचमी को किसके साथ जोड़ेंगे? और भी कोई पंचमी थी पहले? नहीं थी। अतः में कौन सी व्यक्ति है? तो गणे में फिर आपने कैसे कहा और नहीं है कोई? तो पंचमी को पंचमी से जोड़ दो, सप्तमी को सप्तमी से जोड़ दो, प्रथमा को प्रथमा से जोड़ दो, ऐसे जोड़ते हैं आपस में। अब दोबारा अर्थ करो, फिर क्या बनेगा? क्या बनेगा दोबारा अर्थ? पंचमी को पंचमी से जोड़ करके बोलना आप। एक बनेगा विशेषण, एक बनेगा विशेष्य। ये नियम होता है, जब समान विभक्तियां आ जाएं तो एक विशेष्य, बाकी सारे विशेषण। अब बाकी सारे में भी कौन सा पहले बोलना है? तो उनमें भी आपस में बनते हैं फिर विशेष्य विशेषण। अब यहां 2 ही हैं, तो दोनों प्रकार से बोल के देखो। आकार अपदांत से उत्तर, ये अच्छा अर्थ लग रहा है, या अपदांत आकार से उत्तर, क्या सही लग रहा है? इसको समझने के लिए पहले अपदांत का अर्थ पकड़ लो, क्या है ये? अपदांत। इसको समझने के लिए आ को हटाओ पहले। पदांत, पद का अंत। पद कैसे कहते हैं? सुप्तिंगंतम पदम। यहां अगर हम पूछें तो पद किसका नाम है? इसका, इसका, इसका या पूरे का? पहले ये देखो, सुबंत तिंगंत है कुछ यहां पर? नहीं है। ये तिंगंत, ये तिंग नहीं है क्या? ये अंति, ये झी, ये तिंग में नहीं आता क्या? तिप तस झी, ये तिंग हो गया। और तिंग अंत में है जिसके, वो पूरा तिंगंत, और उसका नाम पद। तो क्यों देर लगी पहचानने में? तो मैंने कहा पद ये है, ये है, ये है, या पूरा है? पूरा है। और पद का अंत क्या है? अंतिम वर्ण क्या है? पद का अंतिम वर्ण क्या है? पद का अंतिम वर्ण क्या है? पद का अंतिम वर्ण क्या है? वर्ण पूछ रहा हूं मैं, अक्षर, एक वर्ण। पद का अंतिम वर्ण क्या है? ई है। सबकी बुद्धि मारी गई। अंतिम वर्ण पूछा गया। अच्छा, क्या बोला मैंने? रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लेना। क्या पूछा था मैंने रमिता? अंतिम वर्ण। कोई शंका? तो तकार है अंतिम वर्ण, तकार तो उससे पहले है।
ई से पहले। अब दोबारा प्रश्न, पदांत क्या है इसमें? ई। इसने क्या कहा सूत्र ने? अपदांत। यानी जिस आकार को ये ले रहा है वो कहां होना चाहिए? पद के अंत में नहीं होना चाहिए। समझ आ गई बात? तो ये आकार कौन सा था? ये था। ये पद के अंत में है क्या? नहीं है, तो ये अपदांत हो गया। अब आ गया समझ? नहीं। यानी ये सूत्र कहां लगेगा? ऐसा आकार जो पद के अंत में न हो वहां लगता है। ये कहीं भी हो सकता है, बीच तो अंत में ना हो, ये पहला वाला ही हो सकता है। प्रारंभ में मान लो आकार आ जाए तो ये भी तो अपदांत ही कहलाएगा, पद के अंत में ना हो। तो अपदांत आकार से उत्तर, अपदांत बनेगा इसका विशेषण अतः का। अपदांत आकार से उत्तर गुण परे रहते, पूर्व और पर के स्थान में एक आदेश होता है। वो अभी नहीं आया समझ में, कौन सा आदेश होगा? अभी अधूरा है ना अर्थ। देखो व्याख्याएं सूत्र की कैसे होती हैं, यहां रटने वाली बात कोई सामने आ रही है क्या? अरे जब तक वाक्य साकांक्ष रहेगा, पूरा नहीं बनेगा, तब तक हम अनुवृत्तियां लाते रहेंगे और स्वयं निर्णय हो जाएगा कि अनुवृत्ति किस किस की आ रही है, इसमें क्या याद करना है बताओ। तो अभी क्या चीज नहीं आ पाई इसमें? आदेश क्या होगा वो नहीं आ पाया। किंतु पूर्व पर के स्थान में करेंगे क्या हम हैं? तो अब इसमें एक अनुवृत्ति और लानी है, वो है एंगी पर रूपम से पर रूप शब्द आएगा। मिल गया? अब पूरा अर्थ बन जाएगा। एंगी पर रूपम मिल गया। तो पर रूपम इसमें आ रहा है। अब पर रूपम का अर्थ समझ लो पहले क्या है। पर किसे कहते हैं? आगे वाले को। पूर्व पर, इसमें ये पर है कि ये पर है? ये अंति वाला ये पर है। और रूप का अर्थ वही, स्वरूप में रूप आता है नहीं, तो स्वरूप कहना होता है तो कहां भागते हैं? जैसे मैं कहूं कि इसका स्वरूप क्या है, तो ये मेज, इसको मैं देखेंगे मेज को, अरे जो दिख रहा है यही स्वरूप है, बस यही है, यही इसका रूप है जो है वो। तो स्वरूप है, पर रूप, पर जैसा। अब रूप का अर्थ कर लो जैसा, यानी जैसा पर है वैसा। अब दोबारा अर्थ करो। अपदांत आकार से उत्तर, गुण परे रहते, पूर्व और पर के स्थान में एक आदेश होगा। कौन सा? पर रूप। अर्थात इन दोनों को मिल करके ये बन जाएगा। ये दोनों, ये और ये दोनों मिले और क्या प्रोडक्ट निकला? यही निकला। लेकिन ये कौन सा है? ये नहीं है, ये वाला है। और नया भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। एक तो होता है नया लाना, जैसे अकह सवर्णे दीर्घ जो ला रहा था पहले, तो ये अ को और अ को मिला करके क्या कह रहा था? दीर्घ। वो दीर्घ न तो ये था न ये था, कोई तीसरा ही तो आता। यहां तीसरा नहीं आया है कोई। इन दोनों को मिलाया, लेकिन मिला करके इन्हीं में से एक को पकड़ लिया है, इन्हीं में से। अब किसको पकड़ा है वो ध्यान देना है, क्योंकि ये भी ऐसा ही लग रहा है, ये भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये बुद्धि में हमारे होना चाहिए कि ये वाला है, ये पर वाला है। इसे कहते हैं पर रूप। और इसी संधि के प्रकरण में पूर्व रूप भी आएगा कहीं कहीं। तो वहां अब क्या अर्थ होगा आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगी। अब वहां पहले वाले जैसा हो जाएगा, उसे कहते हैं पूर्व रूप। पर जैसा हो जाए तो पर रूप। नया आएगा वो अलग ही आएगा, फिर वो न पूर्व रूप होगा न पर रूप होगा। जैसे आपने सुना होगा शब्द सोहम, सुना है? नहीं। तो अलग अलग करेंगे तो कैसे? सो अहम। अब ओ के आगे क्या है? अ। सो अहम। ओ के आगे क्या है? अ। लेकिन हमने कहा सोहम। अब दिख रहा है अ? नहीं दिख रहा है ना? तो कहीं तो छिपा है ये।
क्या लग रहा है आपको, कहाँ छिपा? देखो पूर्व क्या है? ओ, पर क्या है? अ। तो यहां आपको पूर्व रूप लग रहा है या पर रूप लग रहा है? ओ अ में जाके मिल गया, छिप गया, या अ ओ में छिपा है? तो क्या हुआ ये, पूर्व रूप या पर रूप? तो देखो चौथे कॉलम में सूत्र क्या है? एंगी पर रूपम, वो नहीं, एंगा पदांता दत्ती है चौथे कॉलम में ऊपर ही, ये करता है ये कार्य। और इसमें पर रूपम कहां से आ रहा है? तो पर आ रहा है, ऊपर सूत्र क्या है देखो, और ऊपर देखो पूर्व, तो यहां से ले लिया। और रूपम कहां से लेंगे हम? वहीं से जहां से आपने पर रूपम लिया था, वहां से पर को हटा तो रूपम ले लिया केवल। काम चलाना है ना, जितनी आवश्यकता है उतना ही तो लोगे। रूप तो क्या समस्या है आपको? पूर्व रूप, रूप वहां से ले लिया, तो ये पूर्व रूप भी होता है, पर रूप भी होता है, नया भी आता है। लेकिन ये सारे कार्य जो हो रहे हैं ये पूर्व और पर के स्थान में हो रहे हैं, इसलिए एक पूर्व पर हो सब जगह जाएगा ये। तो अब बन गया पचंती या कुछ और है इसमें? पच और ये ना नकार तकार एकार, ये इसमें डाल दो, पचंती, ये बन गया। नहीं, ये जो आ इसमें आ गया, च में आगे देखो जो कहते हैं हमारा ये पचंती। अब आप देखो इस तरह के कितने शब्द बन जाएंगे, कल्पना करके देखो। कितने बन सकते हैं? भवंती, पठंती, गच्छन्ति, कहां कहां देखोगे आप? है कोई संख्या? सब ऐसे ही बनते हैं। तो ये गुण का उदाहरण, यानी कि यहां पर जब ये अधिक गुण का तो नाम लिया नहीं हमने, कहां लेंगे इसका नाम? जब इसने कहा तो गुणे ने कि अपदांत आकार से उत्तर गुण परे रहते, बस तुरंत प्रश्न उठेगा गुण किसे कहते हैं, ये अपना काम कर लेगा। ये कह देगा अ ए ओ, इनको गुण कहते हैं। तो देख लिया हमने, अ मिल गया हमें। ऐसे करते हैं सहायता एक दूसरे की। अब ये पचंती किस किस का उदाहरण बन सकता है? ये अतोगुणे का ही बन सकता है, ये अधेगुण का ही बन सकता है, ये एक पूर्व का ही बन सकता है, ये जो है झी झोंता का ही बन सकता है। जितने सूत्र आए हैं सबका बन सकता है, जितने भी सूत्र लगे हैं। तो ये हो गया पचंती। अब पचंती के ही समान जो है अनेकों बन जाएंगे, पठंती इत्यादि सब, कोई सीमा नहीं है उसकी। एक और ले लेते हैं ऐसा ही, और आज प्रथम बार हम आत्मने पद का प्रत्यय भी लेंगे। अब तक जितनी सिद्धियां आई हैं सारी सब परस्मी पद की ही थी। धातु यही रखेंगे, पच, ठीक है। धातु यही रखेंगे और संक्षेप में करेंगे प्रक्रिया। जैसे धातु से धातु के अधिकार में वर्तमाने लट से लट लकार आया, लट लकार लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य से कर्ता में ले लिया, अनुबंध हट गए, लकार रह गया, लकार के स्थान में लस्य के अधिकार में तिप तस झी इत्यादि सूत्र आया 18 प्रत्यय लेकर के, उसके नाम रखे गए लह परस्मयी पदम 9 के नाम, और तंगाना वात्मने पदम उसी से आगे सूत्र है तंगाना वात्मने पदम। ये पढ़ लिया है ना, पीछे बता तो दिया है वैसे, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी अभी तक, आज पड़ रही है इसकी आवश्यकता। तो तंगाना वात्मने पदम ने क्या बताया था कि तंग इतने का नाम होगा आत्मने पद, यानी पूरे जो तिंग हैं उनमें से तंग का नाम। तो पूरे तिंग कितने हैं? 18, और तंग कितने हैं? क्यों रमिता, तंग कितने हैं?
कहां से कहां तक देखेंगे? देखो सूत्र में तिप्तस जी निकालो। अब तिप्तस जी कहते ही जो है ना, ध्यान रहना चाहिए कि मैं कहां भागना है तुरंत, एकदम कौन सी फील्ड में पहुंचना है। मिल गया? तो तंग सूत्र के बीच में पहुंच जाओ। तो दिख रहा है कहीं? ताताम झ, ताताम में तो है पहले, यहां से लेकर के महिंग के ngकार तक तंग, ये 9 हो गए। तो आताम झ, था साथाम ध्वम, इड वही महिंग। इन 9 का नाम होता है आत्मने पद। किसने बताया? तंगाना वात्मने पदम, इसने बताया। तो तंगाना वात्मने पदम से आत्मने पद संज्ञा हो गई। अब संज्ञा के बाद क्या करते हैं? विधि सूत्र लाएंगे। तो विधि सूत्र लाने के लिए यहां हम परस्मयी पद का विधि सूत्र लाएंगे या आत्मने पद का विधि सूत्र लाएंगे? तो हमें पहले यह देखना है कि धातु का स्वरूप कैसा था। आत्मने पद का और परस्मयी पद का निर्णय कैसे होता है? तो वैसे विस्तार पीछे बहुत हो चुका है इसका, कि ये जो धातुओं में अनुबंध लगाते हैं पाणिनि, इनसे पता लगता है हमें कि धातु से आत्मने पद के प्रत्यय आएंगे या परस्मयी पद के आएंगे या दोनों प्रकार के आएंगे। अब यहां अभी हमने पीछे क्या बनाया था? पच धातु से पचंती, तो इसका अर्थ है परस्मयी पद के प्रत्यय ला चुके हैं हम एक बार। अब हम लाने जा रहे हैं आत्मने पद के प्रत्यय। तो क्या सिद्ध हो रहा है इससे? ये धातु कैसी कहलाएगी? उभय पदी। और उभय पद के प्रत्यय कैसी धातुओं से आते हैं? जिन धातुओं में अनुबंध या तो यकार हो, इंगित, अथवा अच का अच रूप में कोई अनुबंध है, अच स्वर, वो होना चाहिए स्वरित। इसमें यकार अनुबंध है, मुझे देख रही है इसमें, देखना कहां है यकार, इसमें दिख रहा है कहीं? इसमें यकार दिख रहा है कहीं? अरे शकार है ये, शित है ये तो नहीं है, शित है ये, तो यकार अनुबंध नहीं है। अब दूसरा विकल्प क्या बचा? स्वरित अनुबंध होना चाहिए। तो इसमें अस्वरित कहां देखेंगे? अचों में। देखो ये नहीं था, ये नहीं था, ये जो च में अ था ये है अच, तो ये स्वरित है। ये वास्तव में कैसा था? अब इसका पूरा स्वरूप ये बनेगा। ये स्वरित की रेखा होती है ऊपर, अर्थात ये अनुनासिक भी है स्वरित भी है। सानुनासिक स्वरित, अनुनासिक होने से तो इत संज्ञा हो पाएगी, क्योंकि उपदेशे अच अनुनासिक इत, बिना अनुनासिक इत संज्ञा नहीं हो सकती। लेकिन जिसकी संज्ञा हुई है वह आकार उदात्त नहीं है, अनुदात्त नहीं है, स्वरित है। हाँ, अब सूत्र लगेगा यहां पर, निकालो। स्वरित यतः, ये पहले अध्याय के 3रे पाद में 72 संख्या पर, पहले ही कॉलम मिलेगा आपको नीचे की ओर। स्वरित यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले, कि स्वरित धातुएं, इनकी स्वरितेत धातुएं, स्वरितेत, स्वरित के आगे इत जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? स्वरितेत। उदात्त के आगे जोड़ेंगे इत, क्या बनेगा? उदात्तेत। अनुदात्त के आगे जोड़ेंगे तो अनुदात्तेत। ये इत क्यों जोड़ रहे हैं? इत संज्ञा को दिखाने के लिए। स्वरितेत का अर्थ क्या हो गया? स्वरित है इत संज्ञक जिसका। तो ये धातु कैसी है पूरी? स्वरितेत। तो स्वरितेत धातु हो अथवा यित हो, दोनों बातें इसमें आ गई सूत्र में। स्वरित यित आ गई दोनों। इन धातुओं से यदि क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो परस्मैपद होता है, नहीं आत्मनेपद होता है,
क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा हो तो क्या कहा मैंने अभी, स्वरितेत और ईत धातुएं जो होती हैं, इन धातुओं का जो फल है परिणाम क्रिया का, वो यदि कर्ता को प्राप्त हो रहा है तो कौन से प्रत्यय आते हैं, आत्मनेपद के। और यदि कर्ता को फल नहीं मिल रहा है तो ये धातु फिर इस सूत्र का विषय नहीं, ये इस सूत्र का विषय नहीं रहेगी। फिर वो कैसी बन जाएगी, शेष। और शेष बनने से इसी कॉलम में आगे सूत्र है शेषात कर्तरि परस्मयी पदम, दिख रहा है। यानी शेष जितनी भी धातुएं हैं उनसे परस्मयी पद के प्रत्यय आते हैं। तो पहले जो हमने पचंती बनाया था वहां शेषात कर्तरि परस्मयी पदम लगाएंगे, और यहां और वहां पचंती का अर्थ क्या होगा, फिर पकाता है। किसके लिए, दूसरों के लिए पकाता है। पचंती पकाते हैं, दूसरों के लिए पकाते हैं। जैसे रसोईया होते हैं, रसोई में वेतन लेकर के अपना काम कर रहे हैं, किसके लिए पकाते हैं, औरों को, तो उन्हें क्या कहेंगे, पचंती। और सुकामा जी अपने रूम में जब पकाएंगी भोजन तो कौन सा पद लाएंगे, आत्मनेपद। तो आप क्या कहोगी, अहम भोजनम पचे। अहम भोजनम पचामी बोलेंगे तो कोई अतिथि आएगा तब कहेंगे हम पचामी, ठीक है। परस्मयी दूसरे के लिए, आत्मने अपने लिए, परस्मयी पद आत्मने पद। अब यहां क्योंकि हम क्या बनाने जा रहे हैं, ये ऊपर तो संभाला ही नहीं, क्या बनाने जा रहे हैं, पचे। क्या है ये, लट लकार, उत्तम पुरुष प्रथम एक वचन। हाँ, उत्तम पुरुष एक वचन। पचे, मैं दूसरों के लिए, अपने लिए पकाता हूं। तो यहां किस सूत्र से लाएंगे आत्मनिपद, इसी से। ये आत्मनिपदम का अधिकार चल रहा है, ये बहुत लंबा है। ये कहां से आ रहा है देख लो, पीछे एक बार पृष्ठ पलटो पीछे को, और दूसरे कॉलम में देखो, ऊपर तीसरे कॉलम में ऊपर की ओर, अनुदात ङित आत्मने पदम, दिख गया। इसको अंडरलाइन कर दो, आत्मनिपदम को, इसका अधिकार चल रहा है ये। और ये कहां तक जाता है इसका अधिकार, नहीं, इसी प्रकरण में है जहां आपका था ये शेषात कर्तरि परस्मयी पदम, यहां से पहले तक, क्योंकि अगला आ गया ना, परस्मयी पद आ गया, अब यहां तक आता है इसका अधिकार। तो यहां स्वरितयतः कर्तव्य प्राय क्रिया फले से आत्मने पद के प्रत्यय आ गए, कितने, 9। फिर वही कार्य क्या करेंगे, अब जल्दी बोलो, संज्ञा कौन सी, प्रथम मध्यम उत्तम, सूत्र तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमा। 3 संज्ञाएं हो गई। अब इनमें से आपको एक लेनी है, तो क्या लाएंगे, विधि सूत्र। शेषे नहीं, यहां लाएंगे उत्तम, यहां सूत्र लगेगा अस्मद्युत्तम, प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद अंतिम प्रकरण, बिल्कुल तीसरा कॉलम का सूत्र प्रारंभ में, ऊपर देखो क्या है, अस्मद्युत्तम। तीसरा कॉलम ऊपर रमिता, मैं ऊपर बोल रहा हूं, तीसरा कॉलम बोल रहा हूं, फिर भी दृष्टि नहीं जा रही। और कितना स्पष्ट करूं बताओ। मैंने कहा ना, मेरी वाणी के साथ साथ चला करो, कदम से कदम बढ़ाते चलो, मिलाते हुए। तो अस्मद्युत्तम, अस्मद शब्द का यदि कहीं हम प्रयोग करते हैं, कैसे, अहम, आवाम, वयम, ऐसे तो बोलेंगे, या न करें लेकिन उसका अर्थ निकल रहा हो। जैसे यहां पर लिखा है अहम पचे, नहीं लिखा है ना, अर्थ वही है, भाव वही है, छिपा हुआ है। तो उस अवस्था में उत्तम पुरुष आता है।
अब आ गया उत्तम पुरुष। कितने प्रत्यय आ गए? अब पहले 9 थे, अब कितने रह गए? 3 अब क्या करेंगे? वचन सूत्र तान्य एक वचन, द्विवचन, बहुवचनानी एकशः। इसी में अस्मद्योत्तम वाले प्रकरण में ही देखो, पीछे तीसरे कॉलम में। पृष्ठ क्यों पलट दिया ललिता? तीसरा कॉलम, ये दूसरे में तान्य एक वचन, द्विवचन, बहुवचनानी एकशः। एक एक करके अब इनका नाम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब क्या करेंगे? अब विधि सूत्र, एक वचन लाना है, द्विएकयोर द्विवचनैक वचने, ये पीछे मिलेगा आपको। द्विएकयोर द्विवचनैक वचने, देखो रेखा ने निकाल लिया तुरंत। इसका अभ्यास हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, निशान लगाने से लाभ हो जाता है कि हम निशान वाले सूत्र जो पहले प्रयोग किए हैं तो उन्हीं को देखते हैं, फिर हम और जगह नहीं छांटते हैं, निशान वाले देखते हैं कहाँ कहाँ है। और ये कई बार आ चुके हैं सूत्र अब तक ये। तो एक वचन आ गया, कौन सा प्रत्यय लिखूं मैं आगे? इस जल्दी बोलो। अब पहली बात तो अस्मद्युत्तम से हम जो उत्तम पुरुष लाए, क्या लाए थे? 9 प्रत्यय, 3 प्रत्यय कौन से थे वो? इट, वही, मही। उसमें से एक वचन प्रत्यय बोलना है केवल, इट। ये आ गया, ये अनुबंध है, ठीक है। अब ये प्रत्यय आधातु का कि सार्वधातु का? चलो उसके बाद में नहीं, हाँ अभी देखना है क्या है ये, कौन सा है ये, अभी पहचान नहीं हो पा रही है आपको। सार्वधातु की पहचान नहीं हो पाती। तिंग और शीत 2 चीजें नहीं पकड़ मिल रही अभी तक। क्या ये शीत है? टित है ये तो एक चीज रहेगी तिंग। क्या तिंग में नहीं आ रहा है ये? क्या 18 प्रत्ययों में नहीं है ये? इतनी सामान्य सी बात, 18 में नहीं है ये? रमिता को संदेह है अभी। ये तिप्तसी वाले सूत्र में नहीं है क्या ये? 18 में नहीं आ गया? तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस त आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिंग। आ तो क्या इट? तो तिंग में आ गया। तो तिंग में आने से, हाँ तिंग में आने से क्या नाम हो गया इसका? सार्वधातुक। हाँ उधर जाके बैठ या चुपचाप बैठ जा कोने में। तो क्या हुआ ये? इसका नाम सार्वधातुक। क्या आगे भी ऐसे ही बाधा पड़ेगी तिंग पहचानने में? इसने तो कह दिया निश्चय से संदेश ने, अब नहीं होगी बाधा। अरे तिंग और सुप ये तो अब बहुत ही पॉपुलर हो गए आप लोगों के लिए, फैमिलियर हो गए, फैमिली के बन गए हैं अभी ये। तो क्या नाम है इसका फिर? सार्वधातुक। ठीक है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? सच में नीचे पानी आ गया, बाढ़ आ गई हरिद्वार से। तो आने दे, आ गई तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो पानी यहाँ तक आएगा ऊपर चढ़ के 4थी मंजिल पे, तो इसको बंद करना पड़े। ठीक है। अब तो आपका ध्यान बाहर पहुंचेगा, थोड़ा केंद्रित करो, बिल्कुल यहीं कहीं टिके रहना। अभी इसने जाके बाधा कर दी यहाँ पे, ये बाधा करने वाला है। हाँ ठीक है। ये क्या है? सार्वधातुक। और कर्ता में लाए थे हम लटलकार को, ध्यान रखना पीछे की बात। तो कर्तावाची सार्वधातुक। तो क्या करते हैं हम? जैसा ऐसा होता है जहां शप ले आते हैं, कर्तरी शप, और शप का क्या बचेगा? शकार हट जाएगा, पकार हट जाएगा, आ बचा। ये तो हम पचंती में देख ही चुके हैं। तो पच अ ई, पच अ ई। अब क्या होता है कि ये जो लकार हैं, टित लकार, लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, जिनमें टकार लगा है, ये कहते हैं टित लकार इनको। और लंग, लिंग, लुंग, लिंग, ये कैसे हैं? ङित। इनमें ngकार का ngकार अनुबंध है। तो टित लकार और ङित लकार,
अब टित लकार जब ये आत्मने पद में आते हैं, ये आत्मने पद में लाए थे ना लट लकार हम, और टित भी है ये, उसी के स्थान में तो आया एटीए। तो टित लकार जब आत्मने पद में आते हैं और जो इनके आदेश हैं ये त आतम झ इत्यादि, इनमें एक नियम कार्य करता है कि इनके टी भाग को एकार आदेश हो जाता है, टी भाग को। तो पहले तो सूत्र निकालो जो ये काम करता है, फिर टी किसे कहते हैं बाद में देखेंगे। तो सूत्र निकालो पहले जो ऐसा काम कर रहा है। तीसरा अध्याय चौथा पाद और दूसरा कॉलम 79 संख्या पर सूत्र है ये। टित आत्मने पदानाम टेरे। अच्छा है सूत्र, अच्छा लग रहा है। टित आत्मने पदानाम टेरे, टेरना बोलते हैं ना किसी को, बुलाना। टित आत्मने पदानाम टेरे, आत्मने पदानाम टितः, आत्मने पद के जो टित लगा रहे हैं, आ गया समझ में। टित आत्मने पदानाम, क्या करेंगे उसमें, टेह ए, टेह षष्ठी, टी का टेह, उनके टी भाग के स्थान में, षष्ठी का अर्थ क्या होता है, के स्थान में क्या होता है, उनके स्थान में ए आदेश हो जाता है। फिर बोलूं, आत्मने पद के जो टित लकार होते हैं, ये टित इस ट को मत देख लेना कहीं, ये लट में जो ट है उसके कारण से है टित, ये जो टित है ये इसको छोड़ दो अभी। तो आत्मने पद में जब टित लकार लाएंगे हम और उनके स्थान में जो ये प्रत्यय आ रहे हैं सारे, इनके टी भाग के स्थान में ए आदेश हो जाता है। अब देखो टी भाग कितना है, यदि मैंने बता चुका हूं पीछे। हाँ, तो टी भाग कितना है इसमें, अचो इत्यादि टी सूत्र याद है ना पहले ही पाद में। अचह अंत्य आदि टी, अंतिम अच, जैसे हमें इसके टी को देखना है, ये तो अनुबंध है, आप हटा दो इसको, एक ही है इसमें, तो इसमें कोई समस्या ही नहीं पहचानने में। जहां बहुत सारे हो तब छटनी करनी पड़ेगी। अंतिम अच को टी बोलते हैं, अंतिम अच को टी बोलते हैं। अंतिम अच क्या है, ये ई ही है इसमें तो केवल अकेला, इसका नाम हो गया टी। इसे क्या कर देंगे हम अब, ए, टी भाग को ए हो गया, पूरे को ए हो गया। अब क्या है स्थिति, और ए, और इधर ये पच। अब देखो अब कोई नया कार्य नहीं होना है यहाँ। फिर आ गया भैया आपका अतोगुणे, और उसका अर्थ बहुत अभी ढंग से समझा दिया गया था। अपदांत आकार से उत्तर, गुण परे रहते, गुण है कि नहीं है ये, अधिगुणा बता देगा, इसीलिए अधिगुणा का उदाहरण है ये। गुण परे है, अपदांत आकार से उत्तर गुण परे रहते। पूर्व और पर के स्थान में एक आदेश कौन सा होगा, जल्दी बोलो, कौन बोलेगा, पूर्व रूप नहीं, पर रूप, पर रूप, परे रहते नहीं, पर रूप। इनकी ये आ और ये ए दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा ए। जोड़ दो इसमें, होगी समस्या हल। ये व्याकरण बुद्धि बहुत बढ़ाता है, बहुत तेज करेगा आपकी, लेकिन एकाग्रता बनाए रखो बस। ये बुद्धिवर्धक टॉनिक है, ये व्याकरण बुद्धिवर्धक टॉनिक, जो इसको नहीं मिल पा रहा है। आचार्य जी सब डूबने वाले हैं पानी में, इतने तो ठीक है, चलिए यहाँ समाप्त करते हैं, अब कल देखेंगे आगे। प्रणव ध्वनि ओ